हेलो एवरीवन। आज है 2 मार्च और 2 मार्च के आप लोगों को मैं करंट अफेयर बताने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुबई के अंदर जेबिल एयर फ्री ट्रेड जोन में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है। इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा डीपी वर्ल्ड कंपनी के द्वारा। यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये 1 लाख स्क्वायर मीटर से भी बड़ा जो है एक वेयर हाउस होगा। इस वेयर हाउस में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, मतलब इंडिया का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे ये जो आपका एक एक फ्री ट्रेड जोन है ना, ये सेटअप तो बहुत पुराना है, मतलब 1985 का सेटअप है, ऑलरेडी किया हुआ ये। ऐसे ना चाइना का भी एक वेयर हाउस है यहाँ पे, उसका पता है नाम क्या आपको? उसका नाम है ड्रैगन। वैसे चाइना को ड्रैगन कंट्री कहते हैं, तो ड्रैगन मार्ट है, चाइना का है। मतलब चाइनीज़ जितने भी फूड हैं आपको, ऐसे कुछ इंडियन फूड आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इंडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ है आपको यहाँ पे डीपी वर्ल्ड के अंदर मिलने वाली होगी। ठीक है। अभी यूएई के अंदर एक यूएई के दुबई के अंदर, ठीक है ना, यूएई के दुबई के अंदर एक समिट हुआ था। कौन सा समिट हुआ था? ये समिट हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है ना, ये हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था। इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर जो देश थे ना, वो कौन कौन से थे? एक तो अपना इंडिया ही था इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर। इसके अलावा और इसके अंदर कौन सा था? और इसके अंदर टर्की था। और इसके अंदर कौन सा था? और इसके अंदर था एक कतर था, कतर। ठीक है ना, इंडिया, टर्की और कतर ये थे इसके अंदर। शिपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट इस बार का इसका थीम भी रखा गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, तो ये बात आप लोग याद कर सकते हैं डियर। ठीक है, चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो 2024 इंटरनेशनल इमरजेंसी एजेंसी मिनिस्ट्रियल मीटिंग को संबोधित अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसकी सह अध्यक्षता निम्नलिखित में से किन देशों के द्वारा की गई थी? तो इसकी सह अध्यक्षता अभी हाल ही में आयरलैंड और फ्रांस के द्वारा की गई थी। आयरलैंड और फ्रांस के द्वारा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करते हो तो इसका हेडक्वार्टर भी आप मुझसे अगर पूछते हो तो इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस के अंदर है। ठीक है, याद रखना इसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस में है। और साल 2024 के अंदर जो है ना, इन्होंने अपनी 50 नंबर की वर्षगांठ है ना, वो सेलिब्रेट की है। वैसे इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है ना, इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? 31 कंट्री जो है इसके मेंबर है। अच्छा, भारत जो है ना, इसका कब से मेंबर है? तो भारत एक्चुअली इसका जो है वो एसोसिएट मेंबर है, और वो साल 2017 से मेंबर है इंडिया इसका। और इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए ना, तो कुछ ऐसा है कि हम ना अभी फ़िलहाल के लिए कोयले से बिजली देखो 2026 तक का इनका टारगेट है कि हम कोयले से लगभग 68% बिजली है ना वो बनाएंगे। सर आप कह रहे हो कि अब 2026 तक इतनी बनाएंगे, तो अब कितनी बनाते हैं? तो 2023 तक का इनका डेटा है वो ये है कि हम कोयले से 74% बिजली बना रहे हैं। कम तो करेंगे पर बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे, हाँ कम जरूर करेंगे। इससे फ़ायदा कार्बन कम एमिट होगा, और इससे हमारा एनवायरनमेंट है वो बच जाएगा। ऐसा हमारा टारगेट है डियर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ज़रूर याद कर देना। और इसके अलावा 2024 से 26 तक जो है ना, वो न्यूक्लियर प्लांट है जो बनेंगे, उनमें 50% से ज़्यादा इंडिया और चाइना के अंदर बनने की ये भी घोषणा हुई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ना, इसके थ्रू। और एक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आती है, आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, मैंने एक पेपर में क्वेश्चन पढ़ा था ये, कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो ये भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ना, यही पब्लिश करती है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नशा मुक्त भारत अभियान वाहन को लॉन्च किया है। ये किस संगठन की साझेदारी से किया है? ये ब्रह्म कुमारी की साझेदारी से किया है एक्चुअली। मैं वैसे बता देता हूँ कि नशा मुक्त भारत अभियान भारत में बहुत जगह चल रहा है, 372 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑलरेडी चल रहा है ये। और इसका बेसिकली टारगेट यही है कि जैसे तैसे करके लोगों को नशा मुक्ति से, मतलब नशा से मुक्त किया जाए, या नशा कितना बुरा है ये लोगों को थोड़ा बताया जा सके। ब्रह्म कुमारी जी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो माउंट आबू के अंदर है, जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नशा सबसे ज़्यादा आता कहाँ से, किस किस एरिया से आता है? तो ये गोल्डन क्रिसेंट से आता है सारा का सारा नशा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो नशा आता है ना वो आता है गोल्डन क्रिसेंट से। अब आप कहोगे सर गोल्डन जो आपका क्रिसेंट है ये है कौन कौन से? तो ये देश इसमें आता है, एक तो आता है ईरान आता है,
एक इसके अंदर अफगानिस्तान आता है, एक इसके अंदर पाकिस्तान आता है। ये गोल्डन क्रिसेंट कहलाते हैं। कुछ देश गोल्डन ट्रायंगल भी कहलाते हैं, ठीक है ना, गोल्डन ट्रायंगल भी कहलाते हैं कुछ देश। तो गोल्डन ट्रायंगल कौन से हैं? वो थाईलैंड है, एक लाओस है और एक म्यांमार है। यहाँ से भी आपको पता होगा म्यांमार और अफगानिस्तान में बहुत सारा अफीम होता है, ठीक है। हालांकि अफीम का यूज़ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी है, लेकिन ये नेगेटिव यूज़ में कर रहे हैं। और एक ना न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन चलाया गया है, वो भी ब्रह्म कुमारी के सहयोग से चलाया गया है। उसकी शुरुआत जो है ना वो कहाँ से हुई थी वही इंपॉर्टेंट है। वो संबलपुर से शुरुआत हुई थी, उड़ीसा के संबलपुर से, और भारत के राष्ट्रपति जी ने उसकी शुरुआत की थी। न्यू एजुकेशन, ठीक है ना, आपको याद रखना है, न्यू एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कालू घाट एक इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट है, इस टर्मिनल का उद्घाटन किया है? ये सारण जिले के अंदर किया है, ध्यान रखना, सारण बिहार के अंदर किया है। ये भारत का सबसे बड़ा जल मार्ग है, आपको पता होगा, नेशनल वाटरवे नंबर 1, ठीक है ना, उसी के अंडर ही आने वाला है ये। और इसके अलावा ये एक इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके द्वारा ही एक नया संगठन बना है, उसके द्वारा इसको तैयार किया गया है कंप्लीट ये, ठीक है। अभी सर्बानंद सोनोवाल ने एक काम और भी किया था, एक हरित नौका, ग्रीन जो आपकी गाइडलाइन नौका है ना, उसको भी जारी किया था, ठीक है ना। और के अलावा जो है ना भारत के अंदर काफ़ी सारे खर्चे किए जा रहे हैं, जैसे 2047 तक ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अंदर जो क्रूज या रिवर टूरिज्म है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि लोग जैसे क्या होता है कि नदी के अंदर नाव से मतलब नदी देखते हैं तो थोड़ा एक अच्छा सा लगता है, तो उस टाइप से उस चीज़ों को बढ़ाने के लिए खर्चा कर रहे हैं। लगभग 45,000 करोड़ का हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करने का टारगेट है हमारा आने वाले सालों में। अभी हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय कुमार जैन, ठीक है ना, संजय कुमार जैन बने। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो IRCTC है ना, ये किसके अंडर आता है? तो ये एक जो आपकी बोर्ड है ना, रेलवे बोर्ड, इस रेल बोर्ड के अंतर्गत आता है ये, ठीक है ना, एक लिस्टेड कंपनी है, इतना याद कर लेना आप लोग। अच्छा, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, पहले चेयरमैन थे, उनका नाम था अनिल, ठीक है ना, अनिल कुमार लोहाटी। इनका मैंने अभी रिसेंट एक न्यूज़ पढ़ा था, तो ये अभी रिसेंटली ना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के अभी चेयरमैन बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट बनाने की घोषणा की है? तो ये सऊदी अरब ने, मतलब बहुत पैसा खर्च कर रहा है सऊदी अरब लग्जरी ट्रेन में। ये इन डेजर्ट्स के बीच में से चलेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना टूरिज़्म को ये बढ़ावा दे सके। वैसे इसको पता है कौन सी कंपनी बना रही है? इसको बना रही है एक कंपनी है आर्सेनेल, ठीक है ना, ARSENALE, ठीक है ना, आर्सेनेल कंपनी है, ये इटली की कंपनी है। और सऊदी अरब रेलवे और आर्सेनेल ये दोनों मिलके बना रहे हैं इसमें एक्चुअली 40 कैबिन होंगे और 30 यात्री इसमें बैठ सकेंगे। बहुत लंबी यात्रा होगी ये, लगभग 1239 किलोमीटर की यात्रा होगी ये। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी सऊदी अरब की जो राजधानी है ना रियाद से लेके ये चलेगी अल तक, ठीक है ना, अल कुरयात तक चलेगी। ये जॉर्डन बॉर्डर के पास में पड़ती है जगह, ठीक है ना, अल कुरायत ये जॉर्डन बॉर्डर के पास पड़ती है। सऊदी अरब की एक बात आपको याद है, एक नया शहर बसा रहा है ये नियोम सिटी। इसके अंदर कोई भी पर्सन अपना खुद की गाड़ी, कोई व्हीकल नहीं खरीद सकेगा, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, क्योंकि एक्चुअली इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कोचीन हवाई अड्डे के परिसर में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया है। कौन सी कंपनी के साथ में मिलके किया है? तो ये किया है इन्होंने BPCL के साथ में, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पहली बात तो ये है कि किसी एयरपोर्ट में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा है, किसी भी एयरपोर्ट में नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है जो पानी होता है H2O, उसमें से H2 निकालना, यही ग्रीन हाइड्रोजन होता है इसका, ठीक है। तो ऐसा प्लांट पहली बार, और ये BPCL आपको पता होगा महारथन कंपनी है, कोचीन हवाई अड्डा परिसर है, यहाँ पे सेटअप किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? इसकी कैपेसिटी होगी 1000 किलोवाट की कैपेसिटी होगी इसकी, ठीक है ना, 1000 किलोवाट की कैपेसिटी होगी ये। वैसे भारत का सबसे बड़ा फ्यूल सेल जो है ना के आधार पे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, वो कहाँ पे लग रहा है? वो एक्चुअली लग रहा है उत्तराखंड के अंदर लग रहा है, ठीक है ना, उत्तराखंड के अंदर लग रहा है, उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश में लग रहा है। एक कंपनी है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, माइंड से स्किप हो रहा है शायद, खैर अभी स्किप हो रहा है, अगर आपको याद आ रहा है तो बताना मुझे। उत्तराखंड के अंदर लग रहा है, ठीक है ना, फ्यूल सेल आधारित एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लग रहा है, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक नई योजना स्टार्ट की है? स्वयं। तो ये बेसिकली युवाओं को 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने का एक निर्णय है। तो ये ओडिशा राज्य ने अभी हाल ही में स्टार्ट की है।
तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए है। और ये किन किन को दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे 18 से 35 साल के युवाओं को दिया जाएगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। तो 1 लाख रुपए रूरल को मिलेंगे, 1 लाख रुपए अर्बन को मिलेंगे। युवाओं को रोजगार का टारगेट है ताकि वो अपना खुद का कुछ ऐसा सेटअप कर सके। एक ओडिशा के अंदर थोड़े समय पहले योजना स्टार्ट हुई थी, इसका नाम है खुशी योजना, याद हो तो। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन देने से रिलेटेड ये योजना है। और इसको अभी थोड़े समय पहले ना इसमें कुछ एड ऑन भी किया था। क्या किया था? इसको खुशी प्लस कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसमें मासिक धर्म के बारे में जागरूकता वगैरह देना, कुछ और भी कार्यक्रम इसमें एड ऑन किए गए थे। सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने दुनिया की पहली सिटी वाइड एयर टैक्सी सर्विस के संचालन के लिए जोबी एविएशन के साथ समझौता किया है। दुबई के अंदर किया गया है ऐसा समझौता। इसके लिए दुबई के सड़क परिवहन और प्राधिकरण ने जोबी एविएशन के साथ एमओयू कर लिया है। और ये एयर टैक्सी मतलब हेलीकॉप्टर टाइप से। इनके लिए पता है क्या बनते हैं? इनके लिए बनते हैं वर्टीपोर्ट्स। ये वर्टीपोर्ट्स क्या होते हैं? जहाँ पे हेलीकॉप्टर खड़े हो सके, हेलीपैड जैसे होते हैं ना, इस टाइप से वर्टीपोर्ट्स होते हैं। ठीक है। प्रवासी भारतीयों के संरक्षण पर कन्वेंशन कॉप 14 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? 14 नंबर का था। समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर जो है ना ये आयोजित किया गया था। ठीक है, समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। इसका थीम था नेचर नोस नो बॉर्डर। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन ने नूजल भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक विध्वंस अभियान चलाया? लूजल भूमि क्या होती है? वो ज़मीन होती है जो सरकार की होती तो वो ज़मीन सरकार की है, लेकिन उसको सरकार 15 साल से 99 सालों तक के लिए लीज पे दे देती है, किराए पे दे देती है। लेकिन क्या देखा गया उत्तराखंड में बहुत सारे लोग जिनकी लीज पूरी हो चुकी है फिर भी अपने मदरसे निर्माण कर लिए। जैसे हल्द्वानी के अंदर ऐसा केस हुआ था। तो हल्द्वानी के अंदर ये एक मदरसे को तोड़ा गया था अभी, तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। ठीक है। अगला है कि 2023 कप ऑफ नेशंस फुटबॉल ये अभी किसने जीता है? ये जीता है आइवरी कोस्ट ने जीता है। ठीक है ना, आइवरी कोस्ट ने जीता है ये 2023 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल आइवरी कोस्ट ने जीता है। और लास्ट जो विनर थे ना वो सेनेगल थे। और आइवरी कोस्ट तीसरी बार ये जीता है, पिछली बार 2015 में जीता था इन्होंने। ठीक है। तो इसका मास्कोट पता है आपको क्या? मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है ना, इसका मास्कोट का नाम है अकावा, अकाबा। ठीक है ना, अकाबा। इसका मतलब होता है स्वागत है। तो ठीक है ना। और ये एक्चुअली ना हाथी है, हाथी की प्रजाति का नाम है ये। और हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नुआओ स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्ट की है? ये भी ओडिशा ने स्टार्ट की है, नुआओ। इसमें क्या होता है? इसमें जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए जो ना स्कॉलरशिप स्कीम है एक, उनको मेल बच्चे हैं ना कोई भी, उनको दिए जाएंगे कितने? 9,000 रुपये दिए जाएंगे हर साल स्कॉलरशिप के लिए। और फीमेल जो भी बच्चियाँ हैं ना उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर वो SC ST है, SC ST से बिलोंग करते हैं तो मेल को मिल जाएंगे 10,000 और लड़कियों को मिलेंगे 11,000 रुपये। ठीक है ना, स्कॉलरशिप के लिए। नुआओ मैजिक स्मार्ट कार्ड भी मिलेंगे इनको। ठीक है, इनको मिलेंगे नुआओ मैजिक स्मार्ट कार्ड। मैजिक स्मार्ट कार्ड क्यों मिलेंगे ये? ताकि ये फ्री में ट्रैवल कर सके, फ्री में वाईफाई का यूज़ कर सके। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को हाल ही में जारी नियमों के अनुसार दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए मौद्रिक पुरस्कार को कितने बढ़ा दिया है? 15 लाख रुपए इनकी राशि कर दी। पहले 10 लाख रुपए मिलते थे, अब 15 लाख मिलेंगे। आजीवन उपलब्धि फिल्मों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। इसके लिए एक बदलाव की कमेटी बैठी थी। उस कमेटी की अध्यक्ष का नाम था नीरजा शेखर। ठीक है ना, नीरजा शेखर उस कमेटी की अध्यक्ष थी। और इसमें पहले पता क्या, इसमें एक अवार्ड दिया जाता था पहले, इंदिरा गांधी बेस्ट डेब्यू फिल्म अवार्ड। बेस्ट डेब्यू फिल्म अवार्ड दिया जाता था। इसमें इंदिरा गांधी वर्ड हटा दिया ये इन्होंने। ठीक है, इसके लिए पहले जो है ना वो पैसे मिलते थे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों को, अब केवल डायरेक्टर को मिलेंगे इसके लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे डायरेक्टर को इसके लिए। ठीक है, पहले मतलब पहले भी 3 ही लाख मिलते थे पर 1.5 लाख करके मिलते थे। 1.5 लाख प्रोड्यूसर को होते थे और 1.5 लाख डायरेक्टर को मिलते थे। एक अवार्ड पता है ये कमेटी देती थी, नरगिस दत्त अवार्ड देती थी। उसको भी अब नरगिस दत्त तो नाम हटा दिया, अब उसका नाम कर दिया एक नया नाम कर दिया उसका, बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल, बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल सोशल करके कुछ नाम है, सोशल एनवायरनमेंट इश्यूज करके कुछ नाम है उसका। मतलब ये कुछ ऐसा था कि जो भी ऐसी मूवी बनाएगा जो सोशल मुद्दों पे या एनवायरनमेंट के लिए, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इस अवार्ड के लिए इनको पता है क्या दिया जाएगा? इनके लिए इनको रजत कमल दिया जाएगा। ठीक है ना, इनको लिए दिया है रजत कमल, मतलब चांदी का फूल दिया जाएगा इनको। ठीक है, इसके लिए 2 लाख रुपए प्रोड्यूसर को मिलेंगे, 2 लाख रुपए ही इसमें डायरेक्टर को मिलने वाले, ईच मिलेंगे दोनों को। इसके अलावा जो बेस्ट मतलब बेस्ट मूवी होने वाली है ना, एनिमेशन विजुअल वाली मूवी, उसको कहते हैं एनिमेशन विजुअल इफेक्ट वाली मूवी है, गेम वगैरह के लिए है, उनको भी कुछ जैसे ना उनको गोल्डन कमल का अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है,
अगला है, अभी नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के अंदर बोचा स्वानी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर है, इसका उद्घाटन किया। ये अबू धाबी के अंदर है, 27 एकड़ के अंदर है, ठीक है ना। और इसके संत का नाम, जो अध्यक्ष संत है उनका नाम महंत जो महाराजी है, इनसे पहले एक्चुअली प्रमुख स्वामी जी हुआ करते थे। ये पिंक सैंड से बना, जो राजस्थान से लेके आए हैं, और इसमें कोई भी स्टील का या लोहे का कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, सरिया वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे इटालियन मार्बल का भी यूज़ किया गया है। यूपीआई का अभी रिसेंटली कौन अपनाने वाला है? मॉरिशस और श्रीलंका जो है ना यूपीआई को अपनाने वाला है। यूपीआई काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आई रास्ते पहल 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विस कैटेगरी का 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार जीता है? सड़क परिवहन राज्य जो मंत्रालय है ना, उसके द्वारा ये सम्मान जीता गया है ये, ठीक है ना। एक्सीडेंट पॉर्न एरिया जो है ना, उसकी पहचान की जाती है इसके तहत, ताकि उस एरिया में एक्सीडेंट जहाँ ज़्यादा होते हैं ना, उससे अलर्ट पहले से करवा दिया जाए। अगला है कि आपका जो एक ट्विन मिशन है जिसका नाम है संगम डिजिटल ट्विन मिशन, ये कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है? ये दूरसंचार डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये। और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर जो आपके फिजिकल जितनी भी चीज़ें होंगी ना, उनका वर्चुअल रिप्लिका तैयार किया जाएगा। मैंने शायद कल परसों पढ़ाया भी था आपको, ये डिजिटल ट्विन वही चीज़ है ये, ठीक है। चलो आज का सेशन इतना ही है, हंसते मुस्कुराते रहना आप लोग। मिलता हूँ आप लोगों को मैं अगली सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना।